वेबिनार में स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रैक्टिस सेट 56 लेके आए हैं और इस बुक का जो है 18 है। दोस्तों इससे पहले 55 प्रैक्टिस सेट हो चुका है। अगर नहीं देखे हैं तो वहां आप जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। दोस्तों अगर इसका PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों इसमें हम आज थोड़ा विशेष चर्चा करेंगे और कंपेयर करके पढ़ाएंगे। दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान की उद्देशिका में न्याय शब्द निम्नलिखित में से किस संघ का उल्लेख नहीं है। तो दोस्तों ये तो सिंपल है, क्योंकि हमारे प्रस्तावना में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय के बारे में ही चर्चा है, कानून न्याय के बारे में चर्चा नहीं है, इसलिए इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों इसमें हम कुछ फैक्ट बताते हैं और ये फैक्ट जो है आप ध्यान से सुनिएगा तो ज़रूर आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। दोस्तों हम ये बताना चाह रहे हैं कि क्या चीज़ की चर्चा प्रस्तावना में भी है और हमारे DPS में भी है, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व में भी है। तो हम कंपेयर करके हम बताएंगे। दोस्तों ये चीज़ की चर्चा हमारे DPS में भी है, यानी आर्टिकल जब आप 38 देखेंगे तो इस चीज़ की चर्चा है, यानी नीति निर्देशक तत्व में जो है सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक न्याय की चर्चा है। किस आर्टिकल में? 38 आर्टिकल में। दोस्तों विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है हमारे प्रस्तावना में है, यानी 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख हमारे प्रस्तावना में है। लेकिन वही आर्टिकल 19 जो है उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। आप लोग जानते भी होंगे 19 के 1, 2, 3 यानी 6 तक जो है ये हमारे फंडामेंटल राइट में भी है। तो इस तरह से जो है कुछ चीज़ प्रस्तावना में भी है और वही चीज़ हमारे आर्टिकल में भी है। दोस्तों अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की स्वतंत्रता का उल्लेख जो है प्रस्तावना में है, लेकिन आर्टिकल 16 में भी अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है। तो इस तरह से इसमें भी है। दोस्तों बंधुत्व, स्वतंत्रता, समानता का उल्लेख जो है फ्रांस से लिया गया है और इसमें भी है प्रस्तावना में। और दोस्तों आर्टिकल 51A जो कर्तव्य है उसमें भी बंधुत्व का उल्लेख है। तो इस तरह से जो है प्रस्तावना का कुछ पार्ट जो है हमारे आर्टिकल में भी उल्लेख है। इस तरह से आप अगर जान जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा हो जाएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछे कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा किसने कहा था, तो ठाकुर दास भार्गव ने कहा था। यानी प्रस्तावना को जो है भारतीय संविधान का आत्मा कहा कौन? ठाकुर दास भार्गव। तो ठाकुर दास भार्गव है। दोस्तों भारतीय संविधान की जन्म कुंडली है प्रस्तावना, यह किसने कहा था? तो ये KM मुंशी ने कहा था। किसने कहा? KM मुंशी। दोस्तों एक और चीज है, भारत शब्द का उल्लेख जो है प्रस्तावना में 2 बार होता है। भारत शब्द का उल्लेख प्रस्तावना में कितने बार होता है? 2 बार। इस तरह से आप याद रखिएगा। दोस्तों प्रस्तावना में जो है 42वां संविधान संशोधन द्वारा पंथ निरपेक्ष, समाजवाद और अखंडता 1976 में ऐड किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है? तो दोस्तों ये आर्टिकल कौन है? तो ये 65 है। तो आर्टिकल 65 में जो है ये भारतीय संविधान में आर्टिकल 65 का उल्लेख है कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य अथवा कृत्यों का निर्वहन कर सकता है। दोस्तों आर्टिकल 62 में क्या है? तो आर्टिकल 62 में जो है राष्ट्रपति के पद रिक्त को भरने के लिए निर्वाचन करने का और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का प्रावधान है। दोस्तों आर्टिकल 63 में क्या है? तो इसमें जो है राष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। दोस्तों एक ट्रिक बताते हैं कि अगर मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए 76 है तो इसमें अटॉर्नी जनरल का चर्चा है, अगर हम इसमें 89 जोड़ देंगे तो
एडवोकेट के बारे में यानी राज्य सरकार के बारे में पता चल जाएगा। तो आर्टिकल 165 में जो है क्या है, ये एडवोकेट जनरल है। और अटॉर्नी जनरल किस में है, तो 76 में। तो कुछ अनुच्छेद ऐसा है जिसमें हम अगर केंद्र के अनुच्छेद में अगर 89 जोड़ देते हैं तो राज्य में आ जाता है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान के अनुसार संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है। तो कौन है जो संघीय सूची में सम्मिलित नहीं है, तो दोस्तों इसमें जो है स्थानीय शासन, ये संघीय सूची में नहीं है, ये राज्य सूची में है। दोस्तों वर्तमान में संघ सूची में कितने हैं विषय, 100 विषय है, और राज्य सूची में 61 है, और समवर्ती सूची में जो है 52 है। अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ। तो दोस्तों संविधान सभा का गठन जो है नवंबर 1946 में हुआ था। दोस्तों जब ये कैबिनेट मिशन बना उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, किसकी सरकार थी, तो इटली का सरकार था। इसको याद रखिएगा, इटली की सरकार था। ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद हुआ। दोस्तों जब संविधान सभा भारत में आया तो उसका अध्यक्ष कौन था, माने कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था, ये पूछा जाता है। तो सर पैंथिक लॉरेंस था, सर पैंथिक लॉरेंस था। और कौन था, तो सर स्टेफर्ड क्रिप्स था, और एबी अलेक्जेंडर था। ये 3 था, जिसका अध्यक्ष जो था सर पैथिक लॉरेंस था। दोस्तों संविधान सभा का पहली बैठक कब होता है, तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है 9 दिसंबर 1946 को होता है, और इसकी अध्यक्षता कौन करता है, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी करते हैं। संविधान सभा में सबसे एजेड थे, इसीलिए इनको सदस्य बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों इस बैठक को मुस्लिम लीग जो है बहिष्कार करता है, और इंग्लैंड के पूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल का एक स्टेटमेंट आता है कि संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो दोस्तों ये सब पूछा जाता है स्टेटमेंट, तो पूछ देगा कि यह स्टेटमेंट किसकी है। तो दोस्तों संविधान सभा की बैठक ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। यह किसने कहा था, तो ये चर्चिल कहा था संविधान सभा के बारे में। दोस्तों फिर 11 दिसंबर को जो है परमानेंट अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बन जाते हैं। फिर 13 दिसंबर 1946 को है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य प्रस्ताव रखता है, और 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया जाता है। तो इस तरह से जो है 4-5 क्वेश्चन है। और दोस्तों एक फेमस क्वेश्चन है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भीमराव अंबेडकर जो है ये कहाँ से चुन कर आए थे, तो अगर ऑप्शन में बम्बई रहे तो बम्बई मारिएगा, अगर ऑप्शन में बम्बई नहीं रहेगा तो कलकत्ता मारिएगा। क्योंकि कलकत्ता से जब चुनाव ये कलकत्ता से जहाँ से लड़े थे वो जो है पाकिस्तान के पार्ट हो गया। तो इसके लिए जो है इनको बम्बई से, जो बम्बई के उस समय प्रधानमंत्री बीजी खैर थे, उनको कहकर यानी MR जयकर को पद से इस्तीफा देकर इनको वहाँ से चुना गया था। तो इसका सही आंसर जो है बम्बई होगा। दोस्तों संविधान का प्रारूप जो है BN राव ने तैयार किया था। संविधान का जो प्रारूप है BN राव तैयार किया था, और यही जो है हमारे ICJ यानी जो सुप्रीम कोर्ट है में भारत के तरफ से प्रथम जज BN राव ही थे। तो इस तरह से अब फिर एक क्वेश्चन और आता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया। तो दोस्तों प्रारूप समिति का गठन जो है 29 अगस्त 1947 को होता है। एक और फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, जब संविधान बन के तैयार हो गया तो सबसे पहले उस पर हस्ताक्षर कौन किया है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। दोस्तों सबसे अंतिम जो है हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। तो अंतिम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबसे पहले जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। तो ये सब कुछ फैक्ट है, आप लोग हमेशा याद रखिएगा। अगला है समाचार पत्र राष्ट्र गुफ्तार का संबंध निम्नलिखित में से किस धर्म के सुधारों से था। तो किस धर्म के सुधारों से था, तो ये पारसी धर्म के सुधारों से था। और इनको लिखा कौन था, दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रकाशित हुआ था। और दादा भाई नौरोजी को जो है क्या कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है लोथल किस नदी के निकट है। तो दोस्तों लोथल जो है भोगवा नदी के निकट है। किस नदी के? भोगवा नदी के। दोस्तों हड़प्पा कालीन स्थल जो लोथल है सिंधु सभ्यता का एक बंदरगाह था। क्या था? बंदरगाह। और लोथल को जो है लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। किसको? लोथल को। और लोथल से जो है चावल उपजाने का भी साक्ष्य मिला है। अगला है सुमेलित करना है। दोस्तों ये अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है कब होता है? तो 1918 में होता है। कब? 1918 में। और खेरा सत्याग्रह कब होता है? तो ये भी 1918 में होता है। कुछ हम अंतर बताएंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में, चंपारण 1917 में। देखिए दोस्त, अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है फरवरी में होता है, ये पहले होता है। इसके बाद खेरा होता है मार्च में। तो फरवरी में पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल होता है, इसके बाद खेरा होता है। अगला क्वेश्चन है 1931 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था दोस्तों? ये बहुत फेमस है, कराची में हुआ था। दोस्तों इसी अधिवेशन में जो है मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव लाया गया। और दोस्तों गांधी जी ने इसी अधिवेशन में बोले थे कि गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवादी नहीं मर सकते। और इसकी अध्यक्षता जो है वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। दोस्तों वंदे मातरम पहली बार किस अधिवेशन में पढ़ा गया? तो 1896 में जो कलकत्ता में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता जो है रहमतुल्लाह शाह ने किया था। दोस्तों अगर जन गण मन पूछ दिए तो ये 1911 में जो कलकत्ता में हुआ था। और इनका जो है बीएन दर था, यानी बिशन नारायण दर इनकी अध्यक्षता कर रहे थे। दोस्तों 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्षता किसने किया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। और 1906 का तो दादा भाई नौरोजी। और दोस्तों इसी में जो है पहली बार स्वराज शब्द का उपयोग हुआ था 1906 में। कहाँ? कलकत्ता का अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नौरोजी किए थे। दोस्तों एकमात्र अधिवेशन 1924 का जो बेलगाम अधिवेशन है, प्रथम और अंतिम बार जो है गांधी जी अध्यक्षता किए थे। और 1917 का कलकत्ता अधिवेशन में जो है पहली महिला अध्यक्ष बनती है एनी बेसेंट। और 1925 के कानपुर अधिवेशन में जो है सरोजिनी नायडू जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। और इसी अधिवेशन में जो है हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के रूप में जोर दिया गया तथा हजरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव रखा था 1925 में। तो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब रखा गया? 1925 में। तो इस तरह से जो है कुछ इम्पोर्टेंस अधिवेशन है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य में सती प्रथा का उल्लेख कौन करता है? दोस्तों ये जो अर्डोडो बारबोसा जो है ये किसके काल में आए थे? कृष्णदेवराय के शासनकाल में 1516 ईस्वी में आए हुए थे। इन्होंने ही सती प्रथा का उल्लेख किया था। और ये बोले थे कि लियांतो चेटियों और ब्राह्मणों में ये प्रचलित नहीं है और राज्य व्यवहारिक दृष्टि से इस प्रथा को प्रोत्साहन भी नहीं देता है। दोस्तों इसमें कुछ फैक्ट है, आप लोग इसको हमेशा के लिए याद रखिएगा। दोस्तों देवराय प्रथम के समय जो है कौन आता है? निकोलो कांटी आता है। ये यात्री थे और इटली के थे। किसके समय में? देवराय फर्स्ट के समय में। दोस्तों देवराय ये हो गया देवराय फर्स्ट और द्वितीय में कंफ्यूज होता है। तो देवराय फर्स्ट में निकोलो कांटी जो इटली के थे ये आए हुए थे। दोस्तों देवराय द्वितीय के काल में कौन आया हुआ था? तो दोस्तों देवराय द्वितीय के काल में जो है शाहरुख का राजदूत था अब्दुल रजाक। ये विजयनगर आए हुए थे, अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के काल में। दोस्तों कृष्णदेवराय के काल में जो है डोमिंग प्यासा और बारबोसा आया था। डोमिंग प्यासा और बारबोसा ये विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किए थे। दोस्तों डोमिंग प्यासा जो है ये भी कुछ चर्चा करता है। जैसे ये कैसे सती प्रथा का चर्चा करता है बारबोसा, तो डोमिंग प्यासा जो है क्या चर्चा करता है? तो ये डोमिंग प्यासा जो है कृष्णदेवराय के व्यक्तित्व का वर्णन करता है। तो कृष्णदेवराय के व्यक्तित्व का वर्णन कौन करता है? प्यासा, डोमिंग प्यासा। दोस्तों यह लिखता है कि यह एक महान शासक था और अत्यंत न्यायप्रिय शासन था। राजा मझले कद और गौरव वर्णित था। इसके मुंह पर चेचक के निशान भी थे। तो ये जो है डोमिंग प्यासा ये चर्चा करता है, यानी उनके व्यक्तित्व का वर्णन करता है। बारबोसा जो है सती प्रथा का उल्लेख करता ही है और इसने जो है सामाजिक स्थिति के बारे में बताता है।
बारबोसा। और कहता है कि राजा की आज्ञा थी कि कोई भी व्यक्ति चाहे वह किसी भी समुदाय का हो अपनी इच्छा के अनुसार वह कहीं भी बिना भय के जा सकता है या कहीं भी रह सकता है। ये वर्णन करता है सामाजिक स्थिति के बारे में कौन? बारबोसा। दोस्तों कृष्णदेवराय जो है उड़ीसा के गजपति शासक प्रतापरुद्र को जो है पराजित करता है और विजय स्मृति के रूप में बाल कृष्ण की मूर्ति लेकर आ जाता है। कौन? कृष्णदेवराय। दोस्तों इन्हीं के काल में जो है क्या बोलते हैं, ये जो 8 इनके कवि थे, महान तेलुगु कवि जो आलासामी पेडन जो है तेलुगु कविता का पिता कहा जाता है, इन्हीं के अष्टदिग्गज में रहते थे। तो अष्टदिग्गज में जो है 8 सर्वश्रेष्ठ कवि थे। तो आलासामी पेडन जो है तेलुगु कविता का पिता कहा जाता है, इनके ये रहते थे। दोस्तों इनकी महत्वपूर्ण रचना क्या है? मनुचरित है, हरित कथा सार है। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। दोस्तों एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन आता है तो बहुत लड़का नहीं बना पाता है। क्या क्वेश्चन है? दोस्तों इनकी 2 किताब याद रखिएगा। किनकी? कृष्णदेवराय के अमुक्त माल्याद जो ये है, एक जो है संस्कृत में रचना करता है कौन? जाम्बवती कल्याणम। क्या है संस्कृत में रचना? जाम्बवती कल्याणम। तो ये क्वेश्चन आता है जाम्बवती कल्याणम। और एक और है उषा प्रणय, इनकी 2 संस्कृत में रचना है, उषा प्रणय। दोस्तों एक और क्वेश्चन है यहाँ पे। दोस्तों काला के क्षेत्र में जो है कृष्णदेवराय नागलपुर नामक जो है नगर बसाता है और हासपेट नगर भी बसाया था। तो 2 नगर बसाया था। तो इसमें पूछा जाता है कि पत्नी की स्मृति में कौन नगर बसाया था? तो हासपेट नगर जो है अपनी पत्नी की स्मृति में बसाया था। समझे? हासपेट नगर। 2 नगर बसाता है, नागलपुर और हासपेट। दोस्तों इसने जो है विठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और चिदम्बरा मंदिर का निर्माण कराया था। तो ये कृष्णदेवराय का जो इम्पोर्टेंस फैक्ट है वो हम बात कर रहे हैं। तो आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हैं। दोस्तों अगर ये सब अच्छा लगता है तो आप लाइक ज़रूर करें, क्या है कि लाइक बहुत कम आता है और अगर लाइक आता है तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। तो इसलिए जो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो ये 3 मंदिर का निर्माण करता है। कौन कौन? विठल स्वामी मंदिर, हजारा मंदिर और चिदम्बरा मंदिर। और दो नगर बसाता है, नागलपुरम और हासपेट। इनकी 2 संस्कृत भाषा में लिखा है, जाम्बवती कल्याणम और उषा प्रणय। तो इस तरह से आप याद रखिएगा। दोस्तों इसमें एक और फैक्ट है, अगर चाहेंगे थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लेकिन सोचते हैं ना कि जो इम्पोर्टेंस जो भी चैप्टर है जिसका इम्पोर्टेंस है वो ज़रूर बता दिया जाए। दोस्तों इसमें क्या है? दोस्तों एक आप लोग जानते होंगे राक्षसी तंगरा का युद्ध जो 1565 ईस्वी में होता है। ये किसके बीच में होता है? बहुत सारा किताब में आपको नहीं मिलेगा। तो राक्षसी तंगरा का युद्ध जो है, जो विजयनगर का राजा था यानी राम राय के बीच में होता है। और एक संगठन बना हुआ था जिसमें 4 गो था। कौन कौन? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। इसमें बरार शामिल नहीं था। तो अहमदनगर था, बीजापुर था और गोलकुंडा था और बीदर था। तो 20 से 2 गो है, बीजापुर और बीदर, बरार नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। ये 4 संगठन बना था और इस संगठन को जो है कौन चला रहा था? आदिल शाह। इस संगठन को जो है आदिल शाह चला रहा था। तो ये आदिल शाह और राम राय के बीच में जो है राक्षसी तंगरा का युद्ध होता है। तो इसमें जो है राम राय की पराजित हो जाता है। दोस्तों इसका 3 नाम है। राक्षसी तंगरा का युद्ध भी बोलते हैं, इसको तालिकोटा का युद्ध भी बोलते हैं, तालिकोटा का युद्ध। और एक और है बनीहट्टी का युद्ध। तो ये तीनों नाम एक ही है। तो बनीहट्टी, तालिकोटा और राक्षसी तंगरा का युद्ध, ये तीनों जो है 1500 एक ही नाम है, 1565 में राम राय और आदिल शाह के बीच में होता है। दोस्तों इस युद्ध में जो है राम राय मारा जाता है और युद्ध का प्रत्यक्षदर्शी कौन है? तो दोस्तों युद्ध का जो है प्रत्यक्षदर्शी सेवल है और इसने एक किताब भी लिखा है, ए फॉरगॉटन एम्पायर। सेवल का रचना क्या है? ए फॉरगॉटन एम्पायर जो है ये किताब भी लिखा है।
और इसके बाद जो है दोस्तों सीजर फ्रेडरिक जो है युद्ध के बाद विजयनगर की यात्रा करता है, वहाँ स्थितियों का वर्णन करता है। तो युद्ध के बाद कौन यात्रा करता है? सीजर फ्रेडरिक। तो ये युद्ध के बाद यात्रा करने वाला यात्री था। और सेवल जो था, ये जो तालीकोटा का युद्ध होता है उसका प्रत्यक्षदर्शी था, और इसने जो है ए फॉरगेटन एम्पायर किताब लिखा था। अगला है हीराकुंड बांध नदी निर्मित है, तो किस नदी पर निर्मित है हीराकुंड बांध? तो दोस्तों हीराकुंड बांध जो है महानदी पर निर्मित है, और ये 1948 में शुरू होता है और 1953 तक बनकर तैयार हो जाता है। उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में स्थित है यह, और यह निर्मित जो है एशिया की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है, माने बांध है। अगला है तारों का टिमटिमाना तारों की रोशनी के वायुमंडल में से डैश के कारण होता है, तो माने टिमटिमाना किसके? अपवर्तन के कारण होता है। अगला है पुनगानूर एक है, तो पुनगानूर जो है क्या है? ये गाय की एक नस्ल है। जैसे मुरा, जाफराबादी, नीली रावी, भादावरी, नागपुरी, मेहसाना आदि जो है भैंस का प्रमुख नस्ल है। और जमुनापुरी, बोर, गोट, बारवरी, बीटल, मालाबारी, जफराना, सिरोही आदि जो है बकरियों का नस्ल है। अगला है भारत के डैश राज्य में हॉर्नबिल फेस्टिवल आयोजन किया जाता है, तो ये बहुत ही इजी है, नागालैंड में होता है। अगला है ट्यूरिंग अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ट्यूरिंग अवार्ड जो है ये कंप्यूटर विज्ञान और एआई के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला नेपाल से संबंधित नहीं है? तो इसमें कौन सा? तो दोस्तों अराकानायोमा जो है ये हिमालय का विस्तृत रूप जो है कहाँ है? म्यांमार में है। इसके बारे में भी हम लोग बहुत चर्चा किए हैं। इसमें जो हम अगर प्रैक्टिस सेट फॉलो करते होंगे तो कोको द्वीप, सेंट जॉर्ज, डेक्कन पैसेज, ये जो चैनल है उस चैनल के बारे में, अंडमान निकोबार से कैसे कोको चैनल से अलग होता है, तो उस सब के बारे में चर्चा की है। अगला है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत और नेपाल की सीमा पर गंडक नदी के तट पर स्थित है वो है, तो इसमें कौन है जो भारत नेपाल सीमा पे है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क है। अगला निम्नलिखित में से कौन से देश सार्क के सदस्य देश नहीं है? तो इसमें कौन सा जो है सार्क देश का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों सार्क देश का सदस्य कौन कौन है? इसकी स्थापना कब होता है? 1985 में ईस्वी में होता है, और इसकी मुख्यालय जो है काठमांडू यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू वहाँ है। तो इसमें जो है बांग्लादेश है, तो देखिए ये है बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है, अफ़गानिस्तान भी है, फिर भारत भी है, पाकिस्तान भी है, और इसमें जो है दोस्तों ईरान नहीं है, तो ये ईरान हो जाएगा, 6 नहीं है इसमें। अगला है नीरज चोपड़ा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? दोस्तों किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है भाला फेंक से संबंधित है, और इनके 7 अगस्त को जो है भाला फेंक दिवस भी मनाया जाता है। और नीरज चोपड़ा जो है ओलंपिक 2020 में ये 87.58 मीटर भाला फेंक का जो है स्वर्ण पदक जीते हुए थे। कितना? 87.58, और ये पहले एथलीट बन गए थे। दोस्तों स्वप्ना बर्मन महिलाओं के हेप्टाथलॉन का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। अगला क्वेश्चन है भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष चलता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक के फाइनेंशियल ईयर है। दोस्तों एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। दोस्तों पहली एटीएम कार्ड जो है 1967 में, कब? 1967 में लंदन में बार्कलेज द्वारा जारी किया गया था। किसके द्वारा? बार्कलेज द्वारा। अगला है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व उपभोक्ता दिवस जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती है, और 4 फरवरी को क्या है? विश्व कैंसर दिवस है। अगला क्वेश्चन है मॉरिशस की राजधानी है, तो दोस्तों मॉरिशस की राजधानी जो है पोर्ट लुइस है। क्या है? पोर्ट लुइस। अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा है। अंगोला की राजधानी लुआंडा। मोरक्को की राजधानी क्या है दोस्तों? रबात है। और मोजाम्बिया की राजधानी मपूतो है। और सूडान की राजधानी क्या है? खार्तूम है। सूडान की राजधानी खार्तूम। अगला है पंजाबी भाषा की लिपि है, तो पंजाबी भाषा के क्या लिपि है? तो पंजाबी भाषा के जो है गुरुमुखी लिपि है।
दोस्तों गुरुमुखी लिपि का रचना किसने किया था? तो सिखों के द्वारा जो है गुरु अंगद देव जी ने किया था। गुरु अंगद देव जी जो है गुरुमुखी लिपि का रचना किया था। अगला, जापान की मुद्रा क्या है? दोस्तों जापान की मुद्रा जो है क्या है? जापान की मुद्रा ये येन है। और उत्तर कोरिया का मुद्रा क्या है? वान है। उत्तर कोरिया का मुद्रा जो है वान है। जॉर्डन का क्या है? दिनार है। जॉर्डन का दिनार है। साइप्रस का क्या है? पाउंड है। और फिर यमन का क्या है? रियाल है। उज्बेकिस्तान का झूम है। दोस्तों उज्बेकिस्तान का क्या है? झूम। ये इजी है, थोड़ा याद कर सकते हैं। अगला है, विदेश्वरी मंदिर शिव को समर्पित एक हिंदू मंदिर है जो भारतीय राज्य तमिलनाडु के तंजौर जिले में स्थित है। यह डैश के सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए बनाया गया था। तो किसके सिंहासन की शोभा बढ़ाने के लिए? दोस्तों ये चोल राज्य की शोभा बढ़ाने के लिए राजराज प्रथम ने बनवाया था। अगला है, अर्थशास्त्र का कौन सा सिद्धांत कहता है कि देश उन चीज़ों का निर्यात करता है जिनके वे सर्वाधिक कुशलता से तथा प्रचुर मात्रा में उत्पादन कर सकते हैं? तो किस सिद्धांत के अनुसार यह है? तो दोस्तों ये इनपुट आउटपुट मॉडल है। अगला, उत्तराखंड के उस दर्रे का नाम बताइए जिसका प्रयोग तीर्थयात्रियों द्वारा कैलाश मानसरोवर की यात्रा के लिए किया जाता है। तो कौन है? तो ये लिपू लेक है। अगला है, हाल ही में किस राज्य में भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित स्कूल खोला गया है? तो किस राज्य में? तो ये केरल राज्य में। अगला है, हाल ही में भारत चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला अब तक का कौन सा देश बन गया है? तो अब तक का जो है ये चौथा देश है। कौन है? चौथा। दोस्तों जिस पॉइंट पे लैंडिंग किया है उसका नाम क्या है? तो शिव शक्ति पॉइंट नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? शिव शक्ति पॉइंट। इसको याद रखिएगा, शिव शक्ति पॉइंट को। दोस्तों चंद्रमा 2 जो है जिस स्थान पर लैंड किया था उसको तिरंगा पॉइंट नाम रखा गया है। तो शिव शक्ति पॉइंट और तिरंगा पॉइंट याद रखिएगा। शिव शक्ति पॉइंट याद रखिएगा। शिव शक्ति पॉइंट जो है ये चंद्रयान 3 जो जहाँ पे लैंड किया है उसका नाम है। ये चौथा देश हो गया है। दोस्तों अभी हाल ही फिलहाल के न्यूज में आया है कि चंद्रयान 3 जो है 7 धातुओं का उस पर पता लगाया है कि वहाँ पे 7 धातु है। और दोस्तों ऑक्सीजन का भी पता लगा है। इससे पहले भी पता लगा था, लेकिन ये जो है बताया है कि ऑक्सीजन जो है ऑक्साइड के फॉर्म में है, जो हम लोग सांस नहीं ले सकते हैं। तो ये अभी चंद्रयान 3 का लेटेस्ट न्यूज है। ऑक्साइड के रूप में ऑक्सीजन का खोज हुआ है। अब जो है हाइड्रोजन की पता लगाना है। तो हाइड्रोजन के पता के लिए अब काम हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या है? तो दोस्तों दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या है? तो दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह जो है स्पुतनिक फर्स्ट है। अगला क्वेश्चन है, कवक की कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव क्या है? तो दोस्तों कवक के कोशिका भित्ति का मुख्य अवयव जो है काइटिन है। क्या है? काइटिन है। दोस्तों कोशिका जीवधारियों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होता है और स्वतः जनन की क्षमता भी होती है इसमें। दोस्तों कोशिका का निर्माण जो है विभिन्न घटकों से होता है जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। और कोशिकांग कौन हो गया? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्या हो गया, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। दोस्तों हम साइंस का वीडियो जो है सेल के बारे में बनाए हुए हैं। दोस्तों अगर वो 2 वीडियो आप देख लेते हैं तो सेल से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बहुत ही बेस्ट बनाया गया है। तो एकदम इम्पोर्टेंस उसमें क्वेश्चन है। अगर आप एक बार जस्ट देख लेते हैं तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा। तो आप जाकर वहाँ देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक विकार जिसमें केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं तो कौन है? तो दोस्तों ये क्लाइनफेल्टर है जिसमें 47 हो जाता है। दोस्तों इसके बारे में भी और हम कुछ चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ पे 2-3 मिनट अगर टाइम देंगे तो मैं बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट समझा सकता हूँ। देखिए जब क्रोमोसोम की संख्या वृद्धि करता है यानी 46 तो होता है, अगर एक वृद्धि करता है तो उसको क्या कहते हैं? इसको जो है ट्राइसोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्राइसोमी। अब जो हम बोल रहे हैं वो ध्यान से सुनिएगा तो आपको कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। दोस्तों अगर 2 वृद्धि कर जाए तो इसको जो है टेट्रासोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेट्रासोमी। एक हो गया ट्राइसोमी, एक हो गया टेट्रासोमी। दोस्तों ये तो बढ़ने वाला क्या कंडीशन हो गया। अगर घट जाता है यानी 46 - 1 हो गया तो उसको क्या कहते हैं? मोनोसोमी बोलते हैं।
उसको जो है मोनोसोमी बोलते हैं। अगर दो घट जाए जो है उसको हम नलिसोमी बोलते हैं, नलिसोमी बोलते हैं। अब हम जो है कुछ बताते हैं, जैसे गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होने से क्या क्या बीमारी होता है। तो दोस्तों इसमें दो है, एक होता है कायिक गुणसूत्र। कायिक गुणसूत्र क्या होता है? ऑटोसोम, इंग्लिश में ऑटोसोम बोलते हैं। तो दोस्तों इसमें 44 होता है। तो 44 जो है ये क्या होता है? ऑटोसोम होता है। एक जो है सेक्स क्रोमोसोम होता है, यानी लिंग गुणसूत्र होता है, जिसमें जो है 2 होता है, XY और XX। तो अब देखिए, अगर कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन होगा तो कौन कौन सा बीमारी होगा। तो कायिक गुणसूत्रों में जो परिवर्तन होता है दोस्तों, कायिक गुणसूत्रों में दोस्तों ये कंसेप्ट हम समझा रहे हैं, अगर अच्छा लगेगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर ठीक है। देखिए, कायिक गुणसूत्रों में यानी ऑटोसोम गुणसूत्रों में अगर परिवर्तन होता है तो कौन कौन बीमारी होता है। तो एक डाउन सिंड्रोम होता है, डाउन सिंड्रोम हो गया। एक जो है एडवर्ड सिंड्रोम होता है, एडवर्ड सिंड्रोम। और एक जो है पटाऊ सिंड्रोम होता है। तो दोस्तों इसमें पूरा में जो है 47 हो जाता है, यानी क्या हो जाता है? ट्राइसोमी हो जाता है। 47 ये तीनों में हो जाता है, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। तो इसका अब हम इसमें दोस्तों डाउन देखिए, यहाँ 47 तो हो जाता है, लेकिन इसमें याद क्या रखना है? तो ये 21वें गुणसूत्र का ट्राइसोमी हो जाता है, 21वें गुणसूत्र का डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी हो जाता है। दोस्तों एडवर्ड सिंड्रोम जो है 18वें गुणसूत्र का ट्राइसोमी हो जाता है। तो एडवर्ड में 18वें जो गुणसूत्र होता है उसमें परिवर्तन आता है। और पटाऊ सिंड्रोम में क्या होता है? तो दोस्तों 13वें जो गुणसूत्र है उसका ट्राइसोमी हो जाता है। तो 3 गो ये रोग समझ गए होंगे, यानी कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन से कौन कौन रोग होता है? डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। दोस्तों अगर ये लिंग गुणसूत्र में परिवर्तन हो तो क्या कहेंगे? तो देखिए, इसका जो रोग है क्लाइनफेल्टर, जो इसका आंसर भी है। तो क्लाइनफेल्टर में जो है 44 ऑटोसोम तो सही रहता है, लेकिन जो यहाँ पे XXY आ जाता है, यानी X जो है यानी ये मेल में होता है। तो मेल में क्या होता है? XY होता है, लेकिन X एक्स्ट्रा आ गया, तो ये क्या हो गया? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया। दोस्तों एक टर्नर सिंड्रोम होता है। तो दोस्तों टर्नर सिंड्रोम ये फीमेल में होता है और इसमें क्या होता है? 44 होता है और X यहाँ पे खाली रहता है, 0 रहता है, यानी इसमें 45 ही रहता है। तो इसमें एक अभी बीमारी जो देखे हैं टर्नर सिंड्रोम, ये जो फीमेल की बीमारी है और फीमेल में होता है, और इसमें जो है 45 हो जाता है, यानी एक X गायब हो जाता है, तो 45 हो गया। दोस्तों और है ये सब जो है क्या है? लिंग गुणसूत्र का बीमारी है, जैकब्स सिंड्रोम होता है। तो दोस्तों जैकब सिंड्रोम में क्या होता है? ये बहुत ही भयानक है। जैकब सिंड्रोम में क्या होता है कि 44 ऑटोसोम तो रहता ही है, और इसमें जो है यहाँ पे 4 आ जाता है, यानी XXY आ जाता है, यानी ये 48 हो जाता है। इसमें जैकब सिंड्रोम जो है इसको क्या बोलेंगे? टेट्रासोमी बोलेंगे, यानी 2 एक्स्ट्रा बढ़ जाता है। और एक जो होता है सुपर फीमेल, दोस्तों सुपर फीमेल जो है इसमें भी 44 ऑटोसोम तो रहता ही है, 4 गो X आ जाता है, यानी टेट्रासोमी हो जाता है। ये 48 इसमें भी होता है। तो 2 गो में जैकब सिंड्रोम और सुपर फीमेल, इसमें 48 सिंड्रोम होता है, यानी क्रोमोसोम हो जाता है गुणसूत्र, और टर्नर सिंड्रोम 45 होता है, क्लाइनफेल्टर 47। बाकी बाद जो कायिक गुणसूत्रों में परिवर्तन होने से बीमारी होता है डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम और पटाऊ सिंड्रोम। 21वें, 18वें और 13वें गुणसूत्र में परिवर्तन होता है, ट्राइसोमी हो जाता है, जो 47 गुणसूत्र की संख्या हो जाता है। दोस्तों अगर ये आप लिख लेते हैं तो हमेशा के लिए आपका हो जाएगा ये। अगर समझ में आया है तो आप जरूर कमेंट कीजिए। अगला क्वेश्चन है, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है। तो दोस्तों डीएनए जो है कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित होता है। कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया में। दोस्तों डीएनए की खोज किसने किया था? तो जोहान फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में किया था। दोस्तों डीएनए में जो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थाइमिन। तो दोस्तों एडेनिन
और थाइमिन। तो यानी एडेनिन और थाइमिन के बीच जो है डबल बॉन्ड बनता है, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में जो है ट्रिपल बॉन्ड बनता है। दोस्तों आरएनए में जो है ये क्या चीज़ होता है, यूरेसिल होता है। किसके जगह पे? थाइमिन के जगह पे जो है यूरेसिल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन यानी रीजेनरेशन और बर्डिंग द्वारा प्रजनन करता है? दोस्तों ये हाइड्रा है। दोस्तों ये मुकुलन, जिसको मुकुलन कहते हैं, वो क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, मान लीजिए ये पेड़ है, तो इसमें क्या है, एक जो है ये मुकुल उग जाता है, आ जाता है, और यानी उभार उत्पन्न हो जाता है, और धीरे 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 कट कर ये एक फिर स्वयं पौधा बन जाता है। तो ये मुकुलन होता है। दोस्तों मुकुलन में इसका एग्जाम्पल ही याद रखना चाहिए। मुकुलन जो है हाइड्रा और ईस्ट जो है ये प्रजनन करता है। हाइड्रा ईस्ट जो है मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। दोस्तों बीजाणु द्वारा जो स्पोर्लोशन कहते हैं इसको, ये कौन कौन करता है? तो जीवाणु द्वारा जो है ये बीजाणु द्वारा जो है क्या कौन प्रजनन करता है? तो ये जो है कोनेडिया जो है बीजाणु द्वारा प्रजनन करता है। दोस्तों पुनर्जनन, ये पुनर्जनन है तो प्लेनेरिया याद रखेगा। प्लेनेरिया जो है, प्लेनेरिया पुनर्जनन द्वारा ये प्रजनन करता है। दोस्तों बहुखंडन द्वारा कौन कौन करता है? तो बहुखंडन द्वारा जो है प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी ये करता है बहुखंडन द्वारा। अब विखंडन द्वारा द्विखंड द्वारा कौन करता है? तो अमीबा यूग्लिना परमिसिया ये द्विखंडन द्वारा करता है। बहुखंडन द्वारा कौन? प्लाज्मोडियम मलेरिया परजीवी, और द्विखंडन द्वारा जो है अमीबा यूग्लिना और परमिसियम ये करता है। अगला पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को परिवर्तित कर दिया जाता है। तो पाचन के बाद कार्बोहाइड्रेट को किस चीज़ में परिवर्तन कर दिया जाता है? ग्लूकोज में। और फिर ये ग्लूकोज जो है ग्लाइकोजन के रूप में स्टोरेज होता है, जो इंसुलिन हार्मोन करता है। अगर यही जो कंसेप्ट हम बताए हैं हार्मोन में, जो इंसुलिन और एक क्या है ग्लूकागोन, तो ग्लूकागोन अगर ग्लूकोज की कमी होता है तो जो स्टोरेज ग्लाइकोजन होता है उसको फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अगर ग्लूकोज अधिक हो जाता है तो इसको ग्लाइकोजन में स्टोर करता है कौन? इंसुलिन। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी संधि कौन है? तो सबसे बड़ी संधि कौन है? तो दोस्तों ये जानु संधि है। कौन है? जानु संधि, यानी इसको जो है नी ज्वाइंट कहते हैं। नी ज्वाइंट जो है सबसे बड़ी संधि है, नी ज्वाइंट इंग्लिश में। अगला, चेचक के लिए टीका किसने प्रदान किया था? तो दोस्तों चेचक के लिए टीका जो है ये एडवर्ड जेनर ने कब 1749 से लेकर 1823 ईस्वी के बीच में ये किया था। अगला, इनमें से कौन सी बेरी का लक्षण है? तो बेरी का लक्षण कौन है? तो ये जो है बेरी B1 की कमी से होता है, यानी थायमिन जिसको बोलते हैं, विटामिन B1 की कमी से। दोस्तों किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए, देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, दिशा कह रहा है, यानी जो करंट होता है उसका दिशा दर्शाने के लिए गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। अगर हम मान निकालना हो तो एमीटर यूज करते हैं। और वोल्ट मीटर क्या होता है? तो वोल्ट मीटर दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज मापा जाता है इससे। अगला है, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन इसके विस्थापन करने में विफल रहे तो यह करता है, तो क्या करता है? ये बिल्कुल कोई कार्य नहीं करता है। यानी कार्य के लिए क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल करना होता है, एफ cos थीटा होता है। तो यहाँ डिस्टेंस ट्रेवल नहीं हो रहा है, इसलिए 0 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? तो ध्वनि तरंग की कौन विशेषता नहीं है? तो वायु में ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंगे होती है, और इन तरंगों के प्रमुख अवयवों में आयाम, समय अवधि जिसको टाइम पीरियड बोलते हैं, आवृत्ति और ध्वनि की गति ये प्रमुख होता है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? घनत्व का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। गली के पीले लाइट में किसका प्रयोग किया जाता है? गली के पीले लाइट में जो है ये सोडियम का प्रयोग किया जाता है। किसी गोलाकार दर्पण की फोकस दूरी होता है, तो फोकस दूरी क्या होता है? तो ये इसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी r/2 होता है f बराबर। अगला है, बैंगनी, हरे, नारंगी और पीले रंग में किस रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होगा? तो विबजियोर पर
यानी जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका अपवर्तनांक कम होगा। तो इसमें कौन होगा? तो इसका आंसर जो है ये नारंगी होगा। विबजियोर पर आप बैठा सकते हैं। अगला, लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में किया जाता है। दोस्तों निकट दृष्टि दोष का मतलब क्या होता है कि निकट की वस्तु को साफ साफ देख लेता है लेकिन दूर की वस्तु को साफ नहीं देखता है। तो इसमें कौन सा यूज करेंगे? तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष में जो है अवतल लेंस का उपयोग करते हैं और दूर दृष्टि में उत्तल लेंस का। अगला है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी धातु आयरन कोलाइड से लोहे का विस्थापन करती है? तो कौन सी धातु? तो ये जस्ता। अगला है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को कहा जाता है। तो ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? ये समूह या ग्रुप कहा जाता है। अगला है, हीलियम और आर्गन में क्या समानता है? दोस्तों हीलियम और आर्गन में जो है ये दोनों बाह्यतम कोश में पूर्णतः भरा होता है। अगला, इनमें से किस यौगिक का उपयोग बोरेक्स के निर्माण में किया जाता है? तो बोरेक्स के निर्माण में कौन किया जाता है? धोवन सोडा। धोवन सोडा होगा। अगला है, म्यूस्लीज को पानी के साथ मिश्रित करने पर उसे किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो किस रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है? तो ये गोंद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों म्यूस्लीज एक गाढ़ा सरेस पदार्थ है जो लगभग सभी पौधों और कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित होता है। दोस्तों मैथ का आप लोग खुद कर लीजिएगा और इसका आंसर जो है हम टेलीग्राम पर दे देंगे। अब हम लोग कंप्यूटर की ओर चलते हैं। तो हम लोग 5 पीढ़ी के बारे में जानते हैं। जैसे हर किताब में जो है अलग अलग देता है। जैसे प्रथम पीढ़ी कौन है? तो कब से कब है? तो 42 से 55 तक है। दोस्तों फर्स्ट पीढ़ी में जो है वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। और फर्स्ट पीढ़ी का कौन कौन सा कंप्यूटर है? तो एनिएक है। क्या है? एनिएक है। एनिएक जो है फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर है। यूनिवैक भी है। यूनिवैक भी है। तो ये हो गया। दोस्तों दूसरी पीढ़ी में है। दूसरी पीढ़ी में कब से कब माना जाता है? तो इसका कार्यकाल, दूसरी पीढ़ी का कार्यकाल जो है 1955 से 64 माना जाता है। 1955 से 64। और इसमें जो है कंप्यूटर के लिए सॉफ्टवेयर उच्च स्तरीय असेंबली भाषा में तैयार किया गया और असेंबली भाषा में प्रयोग लिखने के लिए ये माने कौन न्यूमोनिक कोड का प्रयोग किया गया इसमें दूसरे पीढ़ी में। और दोस्तों दूसरी पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। किसका? ट्रांजिस्टर का। और ट्रांजिस्टर का आविष्कार जो है 1947 में वेल लेबोरेटरीज के जॉन वार्डिन, विलियम शाक्ले और वाल्टर ब्रेटन ने किया था। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? जॉन वार्डिन, शाक्ले और ब्रेटेन ये तीनों मिलकर किया था। कब? 1947 में। और इसमें ट्रांजिस्टर यूज हुआ। दोस्तों तीसरी पीढ़ी कब से कब है? तो तीसरी पीढ़ी जो है 64 से 75 ईस्वी तक माना जाता है। और इसमें क्या यूज हुआ? तो आईसी यूज हुआ, यानी इंटीग्रेटेड चिप सर्किट यूज हो गया। और चतुर्थ पीढ़ी जो है, चतुर्थ पीढ़ी कब से कब? दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी जो है ये 1975 से 89 ईस्वी तक माना जाता है। और इसी में जो है VLSI यूज हुआ, यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसमें यूज होगा। और LSI जैसे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ये दोनों यूज हुआ। और इस ULSI भी यूज हुआ। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा? चतुर्थ पीढ़ी। और पंच पीढ़ी कब से कब है? तो 1989 से अब तक है। इसमें क्या क्या यूज हो रहा है दोस्तों यहाँ पे जो है ULSI जो है 5 पीढ़ी में यूज हुआ। ULSI जो है 5 पीढ़ी में माने 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होने लगा। अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन बोलते हैं। और फिर SLSI भी यूज होने लगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन गलत है क्योंकि ULSI जो है 5th जनरेशन कंप्यूटर में है। अब 4th जनरेशन में VLSI और LSI दो गो। और 5th में जो है ULSI और एक और है सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, दोनों यूज होने लगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों CPU, मॉनिटर, माउस ये सब तो है, UPS नहीं है। मदरबोर्ड का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों मदरबोर्ड का दूसरा नाम जो है सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं इसको।
अगला है निम्नांकित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाषिकी नहीं है। तो कौन सा सूचना है जो प्रौद्योगिकी प्रभाषिकी नहीं है। तो मोडेम लॉगिन पासवर्ड से तो प्रौद्योगिकी प्रभाषिकी यानी टेक्नोलॉजी है, लेकिन पिनाका नहीं है। अगला, इनमें से कौन सी मेमोरी को लगातार फ्रेश करना पड़ता है। तो कौन सा मेमोरी जो हमेशा फ्रेश करना पड़ता है। तो रैम, गतिमान रैम। अगला, टेक्स्ट और इमेजेज को कॉपी और रिप्रोड्यूस करने वाले डिवाइस को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, इसको स्कैनर कहते हैं। नीचे दिए गए 4 शब्दों में कौन सा बेमेल है। तो इसमें बेमेल कौन है। तो इसमें बेमेल जो है ये पेरिफेरल है। बाकी बात एप्लीकेशन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और सॉफ्टवेयर में क्या होता है, प्रोग्रामिंग होता है। पेरिफेरल इसका माने बेमेल है। अगला है MS DOS का सर्वप्रथम विमोचन किस वर्ष हुआ था। तो सर्वप्रथम विमोचन जो है ये 1981 में हुआ। टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है। तो किस काम के लिए किया जाता है, अकाउंटिंग के लिए टैली सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। जो इकोनॉमिस्ट बैकग्राउंड से होंगे वो जानते होंगे टैली सॉफ्टवेयर के बारे में। DTP का पूरा नाम क्या है। तो DTP का पूरा नाम जो है डेस्कटॉप पब्लिशिंग है। कोडांतरण भाषा एक क्या है। तो कोडांतरण भाषा जो है ये मशीन पर निर्भर भाषा है। ऑपरेटर ये जो है का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये एंड बिटवाइस एंड के लिए, ये एंड है। अगला, कंप्यूटर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। तो कंप्यूटर प्रोग्राम में कौन शामिल होता है। तो इसमें जो है अनुदेश, आंकड़े और निम्न स्तरीय भाषा शामिल होता है। अगला है ASCII 8 एक बिट वाला कोड है और यह विशेष रूप से अधिकतम वर्णों को निरूपित कर सकता है। तो कितना, तो ये 256 बिट का। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस है। तो कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कौन है। तो ये कंप्यूटर प्रोग्राम है। अगला है VoIP से तात्पर्य है। तो VoIP क्या है। तो VoIP जो है ये वॉइस ओवर IP है, वॉइस ओवर IP। संदेश को भेजने के लिए किस ईमेल प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है। तो किस ईमेल प्रोटोकॉल का। तो ये SMTP का। दिए गए विकल्पों में विषम को ज्ञात करना है। तो इसमें कौन है जो अलग है, विंग अलग है। बाकी बात इंटरनेट एक्सप्लोरर, क्रोम और फायरफॉक्स जो है ये एक है। वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को कहा जाता है। तो वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को जो है होम पेज कहा जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध परक डाटाबेस मॉडल की विशेषता को नहीं दर्शाता है। तो कौन है, ये ट्री जैसी संरचना। अब हम लोग झारखंड का क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फॉरेस्ट सॉइल हेल्थ कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया। तो कौन राज्य बन गया, ये झारखंड ही है। अगला है, झारखंड बजट 23-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों को मशीन से गाद हटाने हेतु कितने करोड़ की राशि का आवंटित किया गया है। तो ये 500 करोड़ का। अगला है, झारखंड से सालगे हांसदा किस जिले के हैं जिन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 से पुरस्कृत किया गया है। तो किस जिले से है। तो जमशेदपुर से है। अगला है, दैनिक पत्रिका हितवाद का संपादन किसने किया था। तो हितवाद का संपादन जो है किसने किया था। तो ये सखाराम गणेश देवस्कर ने किया था। अगला है, मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा परदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत कितने विषयों पर उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की योजना है। तो ये 22 विषयों पर। दोस्तों यह योजना जो है 2021 में राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई मरांग गोमके जयपाल सिंह मुंडा प्रदेशीय छात्रवृत्ति के तहत 22 विषयों पर राज्य के आदिवासी छात्र छात्राएं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकेंगे। दोस्तों इस योजना के तहत जो है छात्र देश से बाहर यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्दर्न आयरलैंड के चयनित विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय शिक्षा, मास्टर डिग्री, MPhil के लिए सहायता प्रदान की जाएगी इसमें। अगला, किस खनिज के उत्पादन में पलामू झारखंड का अग्रणी जिला है। तो किस में, तो ग्रेफाइट में। अगला है, निम्न में से किसे प्रथम महिला कैबिनेट मंत्री बनने का गौरव प्राप्त है। तो किससे है। तो ये जोबा माझी को। अगला है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का मुख्य नारा था, करो या मरो अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो। तो ये किसका है। तो ये संथाल विद्रोह का मुख्य नारा था। और मिलाना है, सरायकेला जो है किस लिए फेमस है, क्रोमियम उत्पाद के लिए। सरायकेला क्रोमियम। जामदा बुढ़ा बुरू जो लोह अयस्क उत्पादन के लिए।
मोहनपुर जो है मैग्नीज उत्पादन के लिए, और चाईबासा जो है बीड़ी उद्योग के लिए। अगला है सचिवालय के संबंध में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य बताना है। फर्स्ट है यह राज्य प्रशासन का प्रधान केंद्रीय प्रशासनिक निकाय है, सही है। झारखंड का प्रशासनिक मुख्यालय रांची स्थित सचिवालय में है और झारखंड का सचिवालय 3 भागों में प्रोजेक्ट भवन, नेपाल हाउस और आड्रे हाउस में बटा है, तो सभी सही है, इसको ध्यान में रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान शुजा की राजधानी थी? सुल्तान शुजा की राजधानी थी, कौन सी था जो शुजा का राजधानी था? तो ये डाल्टनगंज था। अगला है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान दौलन सिंह ने मगर खार को हराया था, जो कि डैश के शासक थे। तो कहाँ के शासक थे? तो ये जो है रामगढ़ के शासक थे। अगला है अशोक द्वारा जनजातियों के बीच बौद्ध के प्रचार के लिए जिसे भेजा था उसे क्या कहते हैं? तो उसको जो है आठवीं कहते हैं। क्या कहते हैं? आठवीं। और चेरो विद्रोह का प्रथम चरण का दमन किस अंग्रेज अधिकारी ने किया था? तो चेरो विद्रोह का प्रथम चरण का दमन जो है जैकब कैमक अधिकारी ने किया था। जैकब कैमक अधिकारी ने किया था। झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो गैर भाजपा मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये शिबू सोरेन ही थे। कब? 2005 के चुनाव में जीते थे। अगला है इनमें से कौन पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए? तो ये 18 मार्च 2003 से 2 मार्च 2005 तक। स्वर्णरेखा नदी हुंडरू फॉल्स से कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो कितनी ऊंचाई से? तो ये बहुत फेमस है, बहुत बार है, 320 फीट से, और ऐसे कहे तो 98 मीटर। अगला 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की लगभग आबादी क्या है? तो लगभग कह रहा है तो लगभग 20 लाख है। गढ़वा जिले उत्तर में किस नदी से घिरा है? तो किस नदी से घिरा है? तो ये सोन नदी से। झारखंड के किस जिले में तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है? तो सर्वाधिक सिंचाई जो है देवघर की जाती है। दालमा अभ्यारण्य में किस पशु के लिए प्रसिद्ध है? तो दालमा अभ्यारण्य जो है ये हाथी के लिए फेमस है। तांबा के भंडारण के दृष्टिकोण से भारत का अग्रणी राज्य कौन है? भंडारण के दृष्टिकोण से कह रहा है, तो भंडारण के दृष्टिकोण से जो है कौन है? तो ये राजस्थान है। और उत्पादन के दृष्टि से कहे तो मध्य प्रदेश होगा। बोकारो इस्पात संयंत्र को कोयला की प्राप्ति किस क्षेत्र से होती है? तो किस क्षेत्र से होता है? झरिया से होता है। अगला झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाए जाते हैं? तो किस जिले में? तो ये चतरा जिले में। अगला रांची में स्थित हवाई अड्डे का नाम क्या है? रांची में स्थित हवाई अड्डे का नाम जो है बिरसा मुंडा हवाई अड्डा है। लाडली लक्ष्मी योजना के तहत बीपीएल परिवार में जन्म लेने वाली लड़की के नाम से पोस्ट ऑफिस में प्रतिवर्ष रुपये सरकार जमा करती है। तो कितने रुपये जमा करती है? तो 6,000 करती है। अभी तो मध्य प्रदेश में भी चालू हो गया है। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए झारखंड सरकार ने वर्ष 2002 को कौन सा वर्ष मनाने की घोषणा की है? तो कौन सा वर्ष मनाने की घोषणा की है? तो ये लक्ष्मीबाई वर्ष मनाने की घोषणा की। अगला है बिरजरिया को निम्न में से किस जनजाति का उपभाग माना जाता है? तो उपभाग किस जनजाति का है? तो ये असुर जनजाति का। अगला झारखंड के 32वें जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है? तो किसे सम्मिलित किया गया है? तो ये कोल जनजाति को, और 2003 में ये शामिल किया गया था। दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिए कि 33वां जनजाति कौन है? छऊ नृत्य शैली जन्म स्थान है। तो छऊ नृत्य शैली का जन्म स्थान कहाँ है? तो छऊ नृत्य का ये सरायकेला में है। और दोस्तों यूनेस्को ने जो है 2010 में से हमारे विरासत नृत्य में शामिल कर लिया गया था, 2010 में यूनेस्को द्वारा। अगला क्वेश्चन है कर्मा किस भाषा के लोकगीत है? तो कर्मा किस भाषा के लोकगीत है? तो ये मुंडारी भाषा के। अगला है भैंस के सींग से निम्न में से कौन सा वाद्य बनाया जाता है? तो कौन सा वाद्य बनाया जाता है? तो ये सिंगा। इसके नुकीले से फूंक मारी जाती है और छऊ नृत्य में इसका प्रयोग भी किया जाता है। अगला है जनजातियों की प्रसिद्ध स्थानीय चित्रकला शैली सोहराय किस वर्ष पर्व से जुड़ी है? तो सोहराय जो है ये किस पर्व से जुड़ी है? तो ये सोहराय पर्व से ही जुड़ी है और यह दीपावली के शुभ अवसर पर मनाया जाता है।
दोस्तों अगर आप इस सब को सही करना चाहते हैं तो मेरा वीडियो जो है मैराथन क्लासेस में आता है, माने हर जनजाति के बारे में, कला और संस्कृति के बारे में, उसको आप लोग ज़रूर देखिए तो ज़रूर ये सब क्वेश्चन बनेगा। झारखंड के किस जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है? तो किस जिले में उर्स मेला का आयोजन किया जाता है? तो ये गुमला जिले में। शरद चंद्र राय ने मुंडाज एंड देयर कंट्री नामक पुस्तक किस वर्ष लिखा? तो किस वर्ष लिखा है? तो ये 1912 में ही लिखा था। अगला है, निम्नलिखित में से किस विवाह में युवक युवती माता पिता की अनुमति के बिना भागकर विवाह कर लेते हैं? तो ये हरण विवाह। बेसारा का गोत्र चिन्ह है, तो बेसारा का गोत्र चिन्ह क्या है? बाज पक्षी है। झारखंड में चिकित्सा में यानी मेडिकल महाविद्यालय की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7 है। अगला है, शाहपुर किला कहाँ स्थित है? तो शाहपुर किला जो है डाल्टनगंज में है। और लास्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? यानी एडवोकेट जनरल कौन थे? तो ये मंगलमय बनर्जी थे। और इसकी चर्चा जो है 165 आर्टिकल में है। अगर 76 में आप जोड़ देते हैं 89 तो 165 आएगा। तो 76 अटॉर्नी जनरल है, इसमें 89 जोड़ दीजिए तो 165 आ जाएगा। तो चलिए दोस्त, अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगता है तो शेयर और लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों अगर कोई सुझाव है तो आप कमेंट जरूर कर सकते हैं। चलिए दोस्त, थैंक यू।